हेलो अचीवर्स, वेलकम टू मिस्टर यूपीएससी। तो यार वी हैव completed द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वी हैव completed इंटरनल सिक्योरिटी, वी हैव completed एग्रीकल्चर। तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कैसे करेंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द प्लानिंग इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे सिलेबस, एंटायर सिलेबस। उसके बाद जो आज करेंगे उस टॉपिक के PYQs, देन वो टॉपिक उसके नोट्स में से पढ़ेंगे। ठीक है, बाय द वे द PDF हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सिलेबस, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इकोनॉमी कहाँ पे है? ओके, इसे फ़िलहाल के लिए छोड़ते हैं, ये मैं सबको सबसे एंड में बताऊँगा। देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कुछ सब पॉइंट्स दिए हैं, ये देखो कोलोन डाल के। एनर्जी में आगे फर्दर पॉइंट्स जनरेट होते हैं, वो मैं देखेंगे जब हम करेंगे। एनर्जी के बाद पोर्ट्स, फॉलोड बाय रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एट्सेट्रा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। आगे यहाँ पे साइंस एंड टेक स्टार्ट हो जाता है। अगेन देयर बाय कम्स इकोनॉमी यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट यार, ये भी करना है अभी। Effects of liberalization on economy, changes in industrial policy, their effects on industrial growth। ठीक है, आगे गवर्नमेंट बजटिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। देखो कितने स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं। सबसे एंड में करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये लास्ट में क्यों करना है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट issues of Indian economy, it will include issues of inclusive growth, it will include issues in budgeting, government budgeting। तो जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस विल बी completed। तो जो बचा हुआ हाफ होगा प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस वी विल डू। ठीक है, एंड में देखते हैं इसके PYQs कहाँ पे हैं। ओके, दिस इज़ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी, these two things। ठीक है, we will complete it today। पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स ये कल ख़त्म करवा देंगे। आज बिकॉज वी आर डूइंग PYQs तो सिर्फ ये दो चीज़ें ही होंगी, और एनर्जी में भी आगे काफ़ी सब पॉइंट्स हैं, तो वी नीड टू कंप्लीट दैम होलिस्टिकली एंड कॉम्प्रीहेंसिवली एज वेल। ठीक है, देखते हैं PPP। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस PPP थिंग इज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये आज नहीं करेंगे, फिर भी देख लेते हैं सारे इसके PYQs। हाउ मेनी PYQs आर देयर? 14 PYQs इन लास्ट 10 years। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली वी आर गोइंग टू एलोकेट द टाइम। Let's start। Adaptation of PPP model for infrastructure development of the country has not been free from criticism। Basically they are asking you about the criticism of PPP model adaptation। ठीक है, discuss its pros and cons। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म बताएंगे कि इंडिया ने इसको कैसे अडेप्ट किया है, उसका क्रिटिसिज्म। उसके बाद स्पेसिफिकली PPP मॉडल के प्रॉस और कॉन्स बताएंगे। आई नो कॉन्स ही एक तरह का क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म यहाँ पे इंडिया की अडेप्टेशन कॉन्टेक्स्ट में बताना है। यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द मॉडल बताने हैं कि नॉर्मली PPP मॉडल में जो खराबियाँ क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। फॉर इट इंक्लूड्स हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एज वेल। ठीक है, EPC, की इंफ्रास्ट्रक्चर, की रिटर्न मेथड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। National Urban Transport Policy emphasizes on moving people instead of moving vehicles। अब ये उस टाइम के 2014 में कुछ करंट अफेयर्स में रहा होगा, बट फिर भी आई विल टेल यू द कॉन्टेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग कि जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, वाई इट इज़ फोकसिंग मोर ऑन मूविंग पीपल इंस्टेड ऑफ मूविंग व्हीकल। क्योंकि मूविंग पीपल फ्रॉम देयर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बसेस वगैरह, ताकि एमिशन कम हो, ट्रैफिक कम हो। ठीक है, एनर्जी की डिमांड कम हो, इससे क्या होगा, इंपोर्ट्स कम होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कस क्रिटिकली द सक्सेस ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। अब इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें आएंगी, न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ऐसी और चीज़ें आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट, इसके इनिशिएटिव्स आएंगे। एक्सप्लेन हाउ PPP एग्रीमेंट्स इन लॉन्गर जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर projects can transfer unsuitable liabilities to the future। How PPP can be unsustainable, basically ये पूछना चाह रहा है, कैसे वो जो आज की liabilities है, it has the ability and the potential to transfer it to the future। What arrangements need to be put in place to ensure that successive generations capacities are not compromised।
वेज टू सस्टेनेबल कैपेसिटी जनरेशन इन पीपीपी मॉडल, ठीक है। देयर इज़ अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट दैट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZs require augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, government laws and administration. ठीक। What are the smart cities? मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ 14 क्वेश्चन, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। तो हम इसके रिलेटेड सारे फैक्ट्स देख लेंगे, एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप कर लेंगे, वी आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इट। वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा वी विल ब्रेनस्टॉर्म इट, वी विल थिंक ओवर इट एंड वी विल राइट अ गुड आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्स्ट वन, स्टार्टिंग में गंदा ही लिखोगे, सारे गंदा ही लिखते हैं, डरना नहीं है गंदा आंसर लिखने से। What are smart cities? Examine their relevance for urban development in India. Will it increase rural-urban differences? Give arguments for smart cities in the light of PURA and urban mission. Justify the need for FDI for the development of Indian economy. Why there is gap between MOUs signed and actual FDIs. Suggest a remedial MOU या memorandum of understanding है. Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India. Examine development of airports in India through joint ventures under PPP model. अब देखा आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, PPP से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एंड PPP इज़ द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये अच्छे तरीके से करेंगे एंड दिस इज़ क्वाइट टेक्निकल एज वेल। इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो इंजीनियरिंग के तरीके से नहीं करवाऊँगा, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी होती है उसमें, लेकिन जितना जनरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है उतना ज़रूर करवा दूंगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही करवा दूंगा, सो दैट यू कैन राइट अ बिट लेवल अप आंसर। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड अप बाय द अथॉरिटीज़ इन दिस रिगार्ड? विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम? डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve SDG। साइन qua non मतलब बहुत ज़रूरी है, प्री रिक्विसाइट है, इसके बिना नहीं होगा। ये बस कुछ एक जुडिशियल टर्म है कि SDG को अचीव करने के लिए ये चीज़ें चाहिए एनर्जी में, मॉडर्न होनी चाहिए, सस्टेनेबल, रिलायबल, अफोर्डेबल। इसे एक्सप्लेन करेंगे। कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग अ कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन अ पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट एंटिटी। Investments in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in light of India's experience. Why is PPP required in infrastructural projects? Examine the role of PPP model in development of railway stations. PPP पूछ रहे हैं, कभी रेलवेज़ में, कभी एयरपोर्ट्स में, कभी पूछ लेते हैं कि what are the issues of it? Why is it not sustainable? How can it procrastinate the issues related to it to the future generations and the liabilities related to it? Do you think India will meet 50% of its energy needs from renewable energy by 2030? Which is one of the points of Panchamrit, ठीक है? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewable help achieve the above objective? Explain. ठीक हो गया। हमने क्या किया? हमने PYQs देख लिए, हमने सिलेबस देख लिया, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से अंडरस्टैंड करके, समझ के, वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नोट्स और देखते हैं। सबसे पहले ये करेंगे आज, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक्स, ताकि पता लगे। एक मिनट। व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर? सड़कों पे जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है। एयरपोर्ट पे जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, अपने प्राइवेट बिल्डिंग्स देख रहे हो, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने घर में बैठे हो, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ भी बन रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये ऐसी वाइड डेफिनेशन है। कैसे हम इस वाइड डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे? दीज आर द बेसिक सर्विसेज विच फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करती हैं? प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एक्सचेंज को। ये आएगी डेफिनेशन, समझने के लिए है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपसे पूछने नहीं लगे कि व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बस समझने के लिए है, इतना बेसिक सवाल नहीं पूछेंगे वो। अब डॉक्टर सी रंगाराजन एक कमेटी बैठी। हु वाज डॉक्टर सी रंगाराजन? ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। गवर्नर ऑफ RBI।
डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के करेक्टरिस्टिक्स दिए। क्या करेक्टरिस्टिक्स थे वो? फर्स्टली द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉन ट्रेडेबल। आप सड़क को उठा के बेच नहीं सकते, क्यों? किसी की है ही नहीं, वो पब्लिक की है। पब्लिक कौन है? सारी जनता है, वो ऐसे उठा के बेच नहीं सकते। क्रिएट एक्सटर्नैलिटीज़, मतलब उस पर कोई ना कोई जाएगा, कोई आएगा, सभी लोग अपना अपना काम करेंगे उस पर। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा उस पर बहुत ज़्यादा। अगर लोग उसे यूज़ करेंगे तो वो ख़राब भी होगा, उसे ठीक करवाना होगा, मेंटेनेंस आएगी। वो सप्लाई चेन अप्रोच हम अभी समझते हैं। नो राइवलरी, कोई लड़ नहीं रहा उसके लिए। पब्लिक बिल्डिंग है तो वो सभी के लिए है, रोड है तो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर उस रोड पे जाऊँगा तो वो इतनी घिस जाएगी कि आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हाई संक कॉस्ट, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चला क्योंकि उसके ऊपर इतना पैसा लगा है तो वो डूबेगा पैसा, वो भी हाई होगा। संक कॉस्ट इज़ हाई, ठीक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कॉमन डेटा देख लेते हैं, ऑथेंटिकेटेड डेटा। सबसे पहले तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, $1.4 ट्रिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट। इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 111 लाख करोड़। समझ रहे हो कितनी अमाउंट है? 111 लाख करोड़। लाख में 5 ज़ीरोज़, करोड़ में 7 ज़ीरोज़, 12 ज़ीरोज़ हो गई। उसके पहले 111 है, 15 डिजिट्स का नंबर हो गया। कैन यू बिलीव इट? ओके, आगे देखते हैं। IMF ने कहा, व्हाट डिड से, 1% जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है, जब गवर्नमेंट 1% इन्वेस्ट करती है तो उससे क्या होता है? 10% पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, 10% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और आती है, 2.7% GDP इंक्रीज़ होती है, 1% एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, यू कैन मेंशन। वर्ल्ड बैंक ने कहा, व्हेन वी 1% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू 1% इंक्रीज इन GDP। यहाँ पे 2.7% था। IMF की अपनी सोच है, W बैंक की अपनी एनालिसिस है, ठीक है। इस्टेब्लिश न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए अ न्यू सेक्रेटरीट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। 100 लाख करोड़ इज़ आइडेंटिफाइड सेक्टर 5 years, ओके। अब क्या है, ये एक एम है कि अगले 5 सालों में या 2020 से लेकर 25 तक अब कुछ ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे 100 लाख करोड़ कैन बी इन्वेस्टेड। सप्लाई चेन अप्रोच समझते हैं, ये तो कॉमन डेटा वगैरह हो गया। अब सप्लाई चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि कोई सड़क बनेगी, उसी को दिमाग में लेके चलते हैं, समझते हैं हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सप्लाई चेन अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले वी विल डू अ सर्वे के सड़क कितनी बनेगी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ट्रैफिक ऑफ इट, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द पैसेज ऑफ द रोड विच इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। रास्ते में कोई जंगल वगैरह तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है या कोई कम्युनिटी आ रही है या कोई ट्राइबल एरिया आ रहा है, फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो सर्वे के बाद क्या होगा? अप्रूवल चाहिए होंगे कुछ। अप्रूवल कैसे? कोई थोड़ा बहुत फॉरेस्ट आ रहा है, कम्युनिटी रिजर्व एरिया आ रहा है, या रिजर्व्ड एरियाज़ आ रहे हैं, तो अप्रूवल चाहिए होगा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का, कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा। इन्वायरमेंट क्लियरेंस हैज़ बिन गिवन, EIA होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि द प्रोजेक्ट इज़ एब्सोल्युटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड इज़ नॉट गोइंग टू हार्म इन्वायरमेंट इन एनी कॉज एंड फॉर्म। अप्रूवल के बाद क्या होगा? अप्रूवल के बाद पैसा चाहिए होगा। वो पैसा डिसाइड करेंगे कि बैंक से क्रेडिट लेंगे या NBFC से क्रेडिट लेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, या इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के पास जाएंगे। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में PPP आएगा और कई तरह की चीज़ें आएंगी। तो फाइनेंस भी हो गया। फाइनेंस के बाद क्या होगा? कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड हैज़ बीन स्टार्टेड। इसमें वेरियस इनपुट्स आएंगे, इनपुट्स चाहिए होंगे। वो इनपुट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, वो इनपुट्स बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या क्या चीज़ें हैं, प्लास्टिक वगैरह वी आर यूजिंग इट टू क्रिएट द कंस्ट्रक्शन, तो प्लास्टिक भी मैनेज हो रहा है, कार्बन एमिशन भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही हैं, ठीक है। कार्बन एमिशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा? मेंटेनेंस। मेंटेन भी तो करना है ना। अमेरिका में अभी यही प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? क्योंकि many decades ago they have constructed their infrastructure and now they are facing the problem of maintenance of it, ठीक है, क्योंकि पुराना हो चुका है, ब्रिज गिर रहे हैं, सड़कें टूटनी शुरू हो चुकी हैं।
मेंटेनेंस चाहिए, तो इसमें फिर से पैसा लगेगा। दिस इज़ द सप्लाई चेन कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऐसी ये चीज़ों से उसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई चेन समझ आई। अब सप्लाई चेन अप्रोच से ही हम इसके कॉन्स्टेंट समझते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब इश्यूज़। पहले नीड देख लेते हैं। नीड में कुछ नहीं है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर सोचो, रोड्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनेगा तो क्या होगा। इसे छोड़ो, इसे इग्नोर करो एक मिनट। क्या होगा, अकल लगा के देखते हैं थोड़ी। रोड से क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी, ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी। उसके बाद और क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ सभी के लिए बनेगी, लोगों का काम आसान होगा। जो फार्मर्स हैं दे कैन मूव टू APMCs, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। FDI ज़्यादा आएगी, FPI ज़्यादा आएगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा। उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, वर्ल्ड बैंक जो रिलीज़ करती थी। रोड्स बनने के कारण और क्या होगा, लॉजिस्टिक्स ईज़ होगा, लॉजिस्टिक्स। और क्या होगा, डिज़ास्टर में हेल्प करेगा। और क्या होगा, इनोवेशन वगैरह चाहिए होगा। PYQs में आया था, क्या आया था, कोल्ड एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, हॉट एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। दिस इज़ मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली देन दिस, इट एमिट्स मोर कार्बन। ये सारी चीज़ें आ गई, बस ये फ़ायदे में आ गए ना। दिस हैव बीन इंक्लूडेड इन द नीड। सिग्निफिकेंस ये एक तरह की कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। अब ये भी यहाँ से नहीं देखेंगे, उसी सप्लाई चेन से देखते हैं। यहाँ पे आई हैव यूज्ड द स्टेपल अप्रोच। यहाँ पे एक मिनट, आई हैव यूज्ड द स्टेपल अप्रोच। स्टेपल मतलब क्या, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, A से एडमिनिस्ट्रेटिव, P से पॉलिटिकल, L से लीगल, E से इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, ये वो, ठीक है। इससे मैंने बनाया है, लेकिन अभी हम इससे नहीं बनाएंगे आंसर। जो सप्लाई चेन हमने बनाई है उससे आंसर बना के देखते हैं, ठीक है। सर्वे हुआ, सर्वे के बाद अब इशू क्या आएंगे सर्वे में। इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं सर्वे करते वक्त, एपरेटस चाहिए होता है कि क्या एक बंदा अकेला जाके पूरी सड़क देखेगा, जंगल देखेगा, ज़मीन देखेगा और देखेगा कि कितनी जगह चाहिए, ये वो नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी चाहिए, वही टेक्नोलॉजी का रोल होना चाहिए। क्रेडिबल डेटा चाहिए कि वो जंगल है, जंगल इतना है, उसमें इतने फ्लोरा एंड फोना है, ताकि बाकी सर्वे में बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जा सके। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, अब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो होगी, मतलब इन्वायरमेंट कट रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगी लोगों की, जो लोकल ट्राइबल पीपल है उनकी। फ्लोरा फोना को नुकसान होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल होगा, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है, ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर रिसाइडिंग इन बिटवीन द प्रोजेक्ट, बिटवीन इन देयर जंगल फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी क्रॉस्ड। तो प्रॉब्लम्स आएंगी कैसी, नक्सलिज्म की, इंसर्जेंसी की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, विच आर एंटी गवर्नमेंट इन नेचर, ठीक है। फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम आएगी, हाई संक कॉस्ट है, हमने पढ़ा भी था। रिटर्न कब आएगी, इतना टाइम लगता है। अगर टोल्स भी लेते हैं तो टोल्स कलेक्ट करने में 20 साल लग जाते हैं। टोल प्लाजा 20 साल से ज़्यादा तक लगा होता है। कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन में पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इंजीनियरिंग मार्वल चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए उसके लिए, लाइक वर्ली बांद्रा सी लिंक जैसे अभी बनाया है, उसके लिए पता है जो इंजीनियर्स थे कैसे हायर किए गए थे, IIT रुड़की से, IIT मद्रास से, ऐसे इंजीनियर्स हायर किए गए, उसके बाद जाके बना इतने सालों बाद वर्ली बांद्रा सी लिंक। मेंटेनेंस में एडिशनल अनकाउंटेड कॉस्ट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। पुअर एटीट्यूड अमंग पब्लिक, ट्रेन्स की सीट वगैरह फाड़ देते हैं यार, गवर्नमेंट बसेस की सीट्स वगैरह फाड़ देते हैं। मेजर्स क्या हैं अब इसके लिए, व्हाट आर द मेजर्स टू, अब देखो मेजर्स के लिए एक चीज़ बताता हूँ। मेजर्स जो यूज़ कर चुके, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ने ये मेजर्स ले लिए हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड का एक तरीका बताऊँगा। मेजर्स देख लेते हैं क्या लिए है। IIFCL वॉज सेटअप, क्या है ये, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए कंपनी बनाएगी, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट ही ना लिखा हुआ, तो गवर्नमेंट कंपनी है। NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कॉमन डेटा में पढ़ा था 111 लाख करोड़, 1.4 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर पढ़ा था ना। NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 6 लाख करोड़, ये आगे सारी पढ़ेंगे। अब जब ये पढ़ लोगे ना तो ये पॉइंट में ऐसे आराम से लिख दोगे। PM गति शक्ति प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन। इनविट्स इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, ये क्या होते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे। वैसे एक कंपनी बना दी जाती है जो कि लोगों से पैसे लेती है, वो पैसा
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिटर्न आता है उस रिटर्न को इन लोगों में प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाता है। ये कंपनीज का ये काम होता है। वैसे सिमिलरली राइट्स ये भी होती है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है। ये रियल एस्टेट में काम करती है, मतलब घर वगैरह बनाने में और जगह वगैरह में। बट दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट। इस्टेब्लिश NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया। अब जब वे फॉरवर्ड लिखोगे ना, वे फॉरवर्ड कैसे लिखते हैं, मतलब सोल्यूशंस क्या है, सोल्यूशंस क्या लेने चाहिए, ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकालो बस। और क्या है, प्रॉब्लम्स पता है तो सोल्यूशन लिख दो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए, 1.1 पॉइंट बना के लिख दो। अब एक और स्मार्ट वर्क बताता हूँ, ठीक है। विजय केलकर कमेटी है, दिस कमेटी, ओके माय गुडनेस, दिस कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द PPP process, public private partnership process, which is also known as PPP 2.0. To launch this PPP 2.0, Vijay Kelkar committee has been constituted, and because we are going to deal with finance in infrastructure, we can mention the PPP related things. Now because it has been constituted for PPP, therefore we can use it in the conclusion of infrastructure as well, कि विजय केलकर कमेटी ने कहा है कि PPP ऐसे स्ट्रीमलाइन करना है PPP को, और this project model, this investment model can be further used for infrastructural creation and streamlining the process. Mention inclusion of infrastructure, better financing, हाँ वही बात है जो मैंने बोली। एनर्जी की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बेसिक्स जानने थे, सारे जान लिए। अब आज ये देखेंगे एनर्जी में और कौन सी चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। एनर्जी की जब हम बात करेंगे, एनर्जी इंक्लूड्स पावर, जो बिजली चाहिए होती है हमें, कोल, ऑयल एंड गैस पावर में एनर्जी में इंक्लूड होता है, रीन्यूएबल एनर्जी इज़ इंक्लूडेड, एनर्जी एफिशिएंसी इज़ इंक्लूडेड। सभी के चैलेंजेस वगैरह नहीं बताने लगूंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, वहाँ पे अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। सबसे पहले पावर की बात करते हैं। वैसे मैंने नोट्स में यहाँ पे दे दिया कि चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड ये है, गवर्नमेंट मेजर्स ये हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स वगैरह बता देता हूँ जहाँ पे समझाना मुश्किल है। पावर की बात करते हैं। इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पावर, बिजली का, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पावर, फिफ्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया हैज़, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मोर देन 400 of gigawatt, which out of which 165 gigawatt is of renewable capacity. Per capita electricity consumption in India is 1/3 of global average. Data related to it, percentage of energy production installed capacity में 60% is thermal originated, जो थर्मल पावर प्लांट से ओरिजिनेट होती है, और उन थर्मल पावर प्लांट्स में मोर देन 50% ऑफ प्लांट्स आर कोल बेस्ड, जहाँ से कोल से थर्मल पावर प्लांट्स जलाए जाते हैं। और उससे बाद में ये इसका प्रोसेस समझाता हूँ, वो मैं समझाता हूँ, रुको। 40% इज़ रीन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, आउट ऑफ विच सोलर 15%, हाइड्रो, विंड, बायो पावर। पावर T&D लॉसेस, अब ये देखो, ये दोनों चीज़ें समझाता हूँ। एक क्या समझाना है मैंने, अच्छा, T&D लॉसेस मोर देन 20%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ग्लोबल एवरेज इज 8%. We need to understand these two things. What is transmission and distribution losses? What is the process of thermal power plants? ठीक है, एनर्जी जनरेट कैसे होती है कोल से, वो समझते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं, ओके। फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, ओके। अब ये समझना ध्यान से, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल मीन्स हीटनेस, हीट रिलेटेड थिंग। हीट से पावर जनरेट की जाती है एक प्लांट में, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ TPP। कैसे की जाती है वो देखते हैं। कोल होगा, कोल को जलाएंगे, पानी होगा, पानी गर्म होगा, दिस गर्म पानी विल रिजल्ट इनटू स्टीम। दिस स्टीम, यहाँ से जब स्टीम निकलेगी ना, बहुत तेज़ स्टीम निकलेगी, यहाँ पे एक टरबाइन होगा, टरबाइन होगा। व्हेन दिस स्टीम विल बी इवेपोरेटिंग, दिस टरबाइन विल very fastly move, and the potential energy of this turbine will be converted into electrical energy. कैसे? जब ये पंखा घूमेगा, इसके साथ मोटर होती है, वो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से चेंज कर देगी, जैसे जनरेटर करता है हमारा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बैटरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है।
एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी विल बी AC और DC पढ़ा होगा। याद रखना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। हमारे जो घर में बिजली आती है वो AC होती है। AC और DC में क्या फ़र्क है, दिस इज़ फॉर साइंस एंड टेक, वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। AC में क्या होता है कि एनर्जी मूव्स बोथ वेज। ये तार है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बोथ वेज इट मूव्स। हालांकि जो DC होता है, DC में सिर्फ वन वे इट मूव्स। हमारे घर में AC वाली आती है, मतलब बोथ वे द एनर्जी इज़ मूविंग। और जब भी टरबाइन घूमेगा ऑलवेज AC एनर्जी विल बी क्रिएटेड। ठीक है, बस ये हो गया प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। अब क्या होगा, एक और चीज़ समझते हैं, T&D लॉसेस। दिस इज TPP, thermal power plant. Energy has been generated here. Energy generated. These are DISCOM towers. DISCOM. What is DISCOM? It is nothing but a distribution company. आपने सुना होगा, लोगों को कहते कि हमारी बिजली रिलायंस से आती है। वो रिलायंस इज़ नथिंग बट ए डिस्कॉम। TPP से, थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी ग्रिड के थ्रू, खंबे लगे होते हैं बड़े बड़े, ये खंबे के थ्रू बिजली विल बी ट्रांसमिटेड टू दिस डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। दीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल हैव फर्दर नेटवर्क्स टू आवर होम्स, छोटे छोटे घर। ठीक है, यहाँ से जब बिजली डिस्कॉम के पास जाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। जब डिस्कॉम से बिजली हमारे घरों तक जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड व्हेन वी से T&D लॉसेस, इट इज़ नथिंग बट दिस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। यहाँ पे लिखा है ना, एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू। T&D losses in India, T&D losses is more than 20%, which is highest in the world. However, the global average is equivalent to 8%. In Germany, it is less than even 3%. Can you believe it? Now, why this T&D losses happen? कैसे होते हैं? You must have observed some people कि जो बिजली के ऐसे खंबे होते हैं, यहाँ पे कुंडी लगा लेते हैं। ठीक है, ये हैं वो लॉसेस। अब एक और प्रॉब्लम है, ये जो बीच में ग्रिड्स होती हैं, जो ये खंबे लगे हैं, इनके अंदर अगर बिजली ज़्यादा गई तो ये क्रैश हो जाएंगे, अगर बिजली कम गई तो ये क्रैश हो जाएंगे। मतलब एक टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बिजली इस खंबे में चाहिए ही चाहिए, ताकि जो इसके अंदर जो तारे हैं वो दे आर नॉट एक्सपोज टू एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्टिव मैनर। ठीक है, तो इसके कारण T&D लॉसेस होते हैं। और ये एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक ही अमाउंट की एनर्जी रहनी चाहिए, वरना द ग्रिड्स कैन फॉल ऑफ। ठीक हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं जितना हमने बना दिया, समझने वाली चीज़ है, बस इसे मेंशन करना है आगे। ठीक है, चैलेंजेस, जो यार चैलेंजेस, अब देखो, फॉसिल फ्यूल ओरिएंटेड, अनमीटर्ड पावर सप्लाई, स्पेशली खेतों में, एग्रीकल्चर में बिना मीटर के सप्लाई होती है कि यू हैव गॉट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सब्सिडी, यूज़ करो जितनी करनी है। उसके कारण वो ज़्यादा इरिगेशन भी करते हैं, तो उसके अलग लॉसेस है वाटर के हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड इट इन आवर एग्रीकल्चर। एब्सेंस ऑफ स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट ग्रिड्स नहीं है। स्मार्ट ग्रिड्स क्या करती हैं, इट इज़ यूज़फुल फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। वो देख लेती है एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो ग्रिड फॉल ऑफ हो जाती है, आपको ज़्यादा कंज्यूम करने नहीं देती, तो एनर्जी एफिशिएंसी। स्मार्ट मीटर्स नहीं है। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेट मीटरिंग क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ये हमने देख लिया। गवर्नमेंट मेजर्स देख लो, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। जो डिस्कॉम्स हैं उसमें क्योंकि T&D लॉसेस होते हैं वो डिस्कॉम को झेलने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ पुट सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू कैपिटलाइज इट, तो उधर स्कीम आ गई। IPDS, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सौभाग्य स्कीम, हाउस होल्ड की इलेक्ट्रिसिटी के लिए। केस स्टडीज़, यूके में जो सारी डिस्कॉम कंपनीज़ हैं उनकी ओपन मार्केट है, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है ही नहीं डिस्कॉम सेक्टर में, जैसे इंडिया में है। PPSCL पंजाब से पता नहीं क्या था वो कुछ तो,
ठीक है। ओडिशा, इन रूरल एरियाज़ आउटसोर्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे ग्रिड नहीं बिछाई जाती या बिछा सकते, इट इज़ नॉट वेरी फीजिबल, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आउटसोर्स कर लिया जाता है, बाहर से बनवा के मंगवा लिया जाता है। वे फॉरवर्ड देखो, सिंपल स्मार्ट ग्रिड, वही हमने देखा था ना। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल लो, वो आना चाहिए। ये देख लो क्या है, रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब टीपीपीज़ को कह दिया गया कि भैया सिर्फ थर्मल से एनर्जी नहीं बनानी, आपको कम से कम 20% या कोई एक लिमिट सेट कर देगी कि उतनी एनर्जी तो आपको रीन्यूएबल एनर्जी से बनानी पड़ेगी। उसे कहते हैं RGO, रीन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन, कि इतनी तो आपको रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी ही होगी। हम जैसे जो लोग हैं उन्हें कह दिया कि आप सिर्फ कोल वाली एनर्जी इंपोर्ट नहीं करेंगे, यू हैव द रीन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन ऑल्सो, कि आपको ये 20% वाली ख़रीदनी भी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उसकी डिमांड क्रिएट हो टू प्रमोट इट, एंड TPPs कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू एंड मूव फॉरवर्ड टू दिस RGO थिंग। कोल की बात करते हैं। कोल में डेटा, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर। 55% of country's energies need are met by coal. 4 types of coal are there: anthracite, bituminous, lignite, peat. Absolutely good quality, poor quality. इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस मिलता है, which has high ash coal content and low sulfur. लो सल्फ़र है तो जलेगा कम, हाई ऐश है तो ऐश ज़्यादा निकलेगी, ठीक है, एमिशन ज़्यादा होगी। मेजर्स, खान प्रहारी एक ऐप है टू रिपोर्ट इलीगल माइनिंग। फ़ोटो खींच के डाल दो कि भैया माइनिंग हो रही है, देख लो, उसके बाद अथॉरिटीज़ कैन टेक देयर एक्शंस रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर। उत्तम, फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ कोल। CMSMS, कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, दीज आर द मेजर्स। चैलेंजेस पढ़ो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, इंपोर्ट हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या है, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट, ये वो। प्लेथोरा ऑफ रेगुलेटर्स, कितने रेगुलेटर्स हैं, माइन सेफ्टी के लिए अलग है, लेबर लॉज के लिए अलग है, प्रोसेसिंग के लिए अलग है, इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस अलग है। वे फॉरवर्ड इससे बन जाएंगे। अब ये जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं समझा देता हूँ। 2016 से पहले देयर वाज अ न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इन 2016 दिस नेल्प वाज कन्वर्टेड इनटू हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके कारण क्या हुआ कि हमें अलग अलग लाइसेंसेस लेने की अब से ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी हैव गॉट द हेल्प पॉलिसी, अंडर द हेल्प पॉलिसी एक बार लाइसेंस ले लिया तो फॉर अ फिक्स टाइम हमें ये सारे लाइसेंस मिल गए, ठीक है। इट हैज़ जस्ट ईज द रेगुलेटरी प्रोसेस। हो गया, कोल हो गया। ऑयल गैस पे आते हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होगी कि यहाँ पे है, उसके बाद प्रोडक्शन होगी, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज होगा, रिफाइनिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिफाइनिंग अब क्या है कि कच्चा तेल अंदर से निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, वी नीड टू रिफाइन इट टू चेंज इनटू केरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके बाद डीजल, पेट्रोल, CNG। टू चेंज इट हमें इसे अलग अलग तरीके से रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। डेटा क्या है, इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर, प्री के लिए दिस इज़ इंपॉर्टेंट, एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइनर, मतलब यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, इंडिया हैज़ अ डोमिनेटिंग पोजीशन हेयर। क्या, किसमें डोमिनेटिंग पोजीशन, कि इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल फ्रॉम UAE, वेनेजुएला, ईरान वगैरह। वैसे तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, पर ठीक है, इंडिया ने इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल, उसके बाद इंडिया हैज़ रिफाइंड इट, उसके बाद इंडिया क्या करेगा, आगे एक्सपोर्ट कर देगा। तो इंडिया इस एक्सपोर्टिंग के मामले में ऑयल एक्सपोर्टर में नेट ऑयल एक्सपोर्टर है। किसका, रिफाइंड ऑयल का। रिलायंस की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज़ हैं, अडानी की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज़ हैं। चैलेंजेस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। स्कीम्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं। PM उज्ज्वला योजना फॉर LPG, सतत फॉर बायोगैस सस्टेनेबल फ्यूल के लिए, जीवन फॉर बायोइथेनॉल, EBP इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, E20 के 20% पेट्रोल विल बी ब्लेंडेड विद इथेनॉल। PM ऊर्जा गंगा, डेवलप नेशनल गैस ग्रिड। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। वे फॉरवर्ड सोल्यूशन में देखो, बायोइथेनॉल में, बायोफ्यूल्स में वी हैव रेड, इफ़ यू हैव रेड इट फॉर प्रीलिम्स, 1G 2G 3G 4G कौन से हैं बता दो। नॉन फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, GM, ये वो, ठीक है, वही बातें हैं सब वे फॉरवर्ड में भी, ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, डेटा देख लेते हैं। TPP, थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस 78% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, रीन्यूएबल एनर्जी 22%। इंडिया जनरेट्स 130 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2023। अब देखो यहाँ पे 130 लिखा है, आप कहोगे कि भैया ऊपर फर्स्ट वाले में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्ट्स में लिखा था 160 गीगावाट, तो वेबसाइट टू वेबसाइट दिस डेटा वेरी, ठीक है। लिख दो 130 भी लिखोगे तो भी ठीक होगा, 160 भी लिखोगे तो भी ठीक होगा, 140 150 भी लिखोगे तो भी ठीक ही होगा।
वहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं बैठे, वहाँ पे आप मेरे जैसे लोग ही बैठे हैं, आपके और मेरे जैसे, ठीक है। अब ये एक और चीज़ जो मुझे तब उस वक्त पहली बार पता लगी थी, न्यूक्लियर का तो पता था, हाइड्रो का पहली बार पता लगा। न्यूक्लियर एंड हाइड्रो एनर्जी आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। मुझे लगा न्यूक्लियर का तो समझ आता है, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, वाई हाइड्रो एनर्जी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रीन्यूएबल एनर्जी। तो क्या होता है, हाइड्रो एनर्जी क्रिएट होती है डैम से पानी नीचे गिरता है। जब वी क्रिएट डैम तो इसके कारण क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इमर्ज, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एमिट ग्रीन हाउस गैसेज हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। ओके, हो गया। डैमिंग से और क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ द लोकल्स अराउंड द डैम वी नीड टू डिस्प्लेस दैम। डिस्प्लेसमेंट आ गई, अनदर हैज़ार्ड। डैमिंग के कारण और क्या होता है, जो डॉल्फिन्स वगैरह हैं या घड़ियाल्स वगैरह हैं, घड़ियाल्स आर नथिंग बट स्पीसीज ऑफ मगरमच्छ, घड़ियाल्स वगैरह, इनकी पॉपुलेशन कम होती है बिकॉज दे गॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया। तो बिकॉज ऑफ दिस environmental adverse circumstances डैम और हाइड्रो एनर्जी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक, ओके। चैलेंजेस रिलेटेड टू इट, मेजर्स रिलेटेड टू इट। मेजर्स देखते हैं, मेजर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ISA इंडियन सोलर अलायंस, इंडिया विद फ्रांस हैज़ taken this initiative on global arena platform. I think in 2016 or 17, I'm not sure about it, but it has a sub initiative also which is One Sun One World One Grid initiative. प्रीलिम्स की बातें हैं ये, तो मेंस में मैंने सिर्फ ये मेंशन किया है, पढ़ने तो ये वाली बातें मेन प्रीलिम्स के लिए ही हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, सृष्टि, सस्टेनेबल रूफटॉप सोलर पावर। इफ़ यू हैव रेड बजट 2024 इस साल वाला, उसमें भी समथिंग रिलेटेड टू सोलर रूफटॉप हैज़ बीन मेंशन, ठीक है। वे फॉरवर्ड आ गया, PPP, RGO, RPO, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रिन्यूएबल सर्टिफिकेट्स एंड इट्स यूज शुड बी इनकरेज्ड। व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। नेट मीटरिंग लेस प्रिविलेंट। अब समझाते हैं नेट मीटरिंग। व्हाट इज़ नेट मीटरिंग, वेयर इज़ द स्पेस, ओके। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, डूड कम ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, नेट मीटरिंग, व्हाट इज़ इट। ये है आपका घर, ठीक है। यहाँ पे यू हैव इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स कि बिजली आएगी, यहाँ पे सनरेज हैज़ बिन एब्जॉर्ब्ड एंड ड्यू टू फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू आपकी एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब यहाँ पे ग्रिड, जो आपकी गली में से ये लाइंस जाती हैं, ये आपके घर को जाके ऐसे कनेक्ट करती हैं, जहाँ से सभी के घर में बिजली जाती है, ठीक है। दिस ग्रिड, अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 या 1 मेगावाट, चलो मान लेते हैं 10 मेगावाट की एनर्जी इसने जनरेट कर दी, लेकिन आपकी कंजम्पशन कितनी है, 6 मेगावाट की। अब जो बचा हुआ 4 मेगावाट है, क्या वो वेस्ट जाएगा? नहीं। यू कैन सप्लाई दिस 4 मेगावाट इनटू दिस ग्रिड। आप इनसे एनर्जी ले नहीं रहे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स ना घर पे, तो उल्टा आप इन्हें एनर्जी दे रहे हो अब, ठीक है। अगली बार जब आपका बिल आएगा तो इट विल बी, उसमें से ये पैसा कट जाएगा। अगर आपका 1000 पे बिल आना है तो उसमें से ये 4 मेगावाट का पैसा कट जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सप्लाइड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दिस ग्रिड। वो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी फर्दर यूज्ड इन समवन एल्स होम, ये किसी और के घर में यूज़ हो जाएगा। ग्रिड की मैंने बताया ना एक बात है, देयर हैज़ टू बी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम। यहाँ पे थोड़ी एनर्जी भी इधर उधर हुई तो ये ग्रिड विल फॉल ऑफ, यहाँ पे तारे सड़ जाएंगी। जो आपने देखा होगा पटाखे वगैरह लग जाते हैं ना, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वैसा सब हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग, ओके। स्मार्ट ग्रिड समझा दिया। ऑल एनर्जीज आर इंटीग्रेटेड, दिस इज़ अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लैक ऑफ एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये वो। एनर्जी एफिशिएंसी, व्हाट इज़ एनर्जी एफिशिएंसी? इट इज़ सेम आउटपुट ऑफ एनर्जी विद लेस एनर्जी यूज़। एनर्जी कम यूज़ कर रहे हैं लेकिन आउटपुट सेम है, दिस इज़ एनर्जी एफिशिएंसी। वेरियस स्कीम्स रिलेटेड टू इट। पैट स्कीम, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। कार्बन क्रेडिट्स आपने सुना होगा, सबको एक लिमिट दे दी जाती है। ये इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको एक लिमिट दे दी गई
कि एक मिनट, हाँ, कि यू कैन एमिट कार्बन अप टू दिस लेवल ओनली, और यू कैन यूज़ एनर्जी अप टू दिस लेवल ओनली। अब क्या किया इसने, तो इतनी ही यूज़ की, ठीक है, इतना बच गया ना इसका, इसने इतनी यूज़ कर ली, इसने इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा यूज़ कर ली, इसने थ्रेशोल्ड से कम यूज़ करी। अब जो ये बचा हुआ है, ये इसने एक तरह से परफॉर्म किया है, परफॉर्म किया और अचीव किया है, क्योंकि परफॉर्म कम किया, कम यूज़ किया तो अचीव कर लिया। अचीव करने के बाद ही कैन ट्रेड इट विद हिम, विद दिस बिल्डिंग। तो ये परफॉर्म हो गया, अचीव हो गया और ट्रेड हो गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, पैसे मिल गए। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसके ऊपर पेनल्टी नहीं पड़ी। ओवरऑल क्या फ़ायदा हुआ, इन्वायरमेंट सेव हुआ, एमिशन कम हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस कम बनी, ग्लोबल वार्मिंग कम हुई, क्लाइमेट चेंज पोटेंशियल कम हुआ, क्लाइमेट चेंज कम हुआ। समझे, दिस इज़ द डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड हो गया। नेक्स्ट इज ECBC, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। द बिल्डिंग्स विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, they have to follow a norm of ECBC. There is now another form of code going on, green building code, के कुछ standards हैं they have to meet, उसके बाद ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा। उजाला स्कीम घर में, उसके लिए उजाला स्कीम घर में बिजली वगैरह के लिए एफिशिएंसी हो। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम, व्हाट हैपेंड, ओके, स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। आपके घर में AC, फ्रिज, माइक्रोवेव वगैरह पे देखा होगा स्टार्स होते हैं। जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे उतना मतलब इट इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट, जितने कम स्टार्स होंगे उतना कम है एनर्जी एफिशिएंट, और जितना एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा होगा उतनी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, है ना। ठीक है, प्रोग्राम स्टैंडर्ड लेबलिंग प्रोग्राम फॉर अप्लायंसेस लेबलिंग, वही बात है, स्टार लेबलिंग। BE क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई है, तो इसका प्रोग्राम था। तो ठीक है, वी आर डन विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एनर्जी रिलेटेड पार्ट ऑफ इट। टुमारो वी आर गोइंग टू सी द ट्रांसपोर्ट सेक्टर विच इंक्लूड्स रोड्स, रेलवेज एट्सेट्रा, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स तो हो गए ना, हाँ, एट्सेट्रा, बस यही बात है। एंड दैट्स इट ऑल, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, साइनिंग ऑफ योर कोर्स।